हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम शेल्टर वुड सिस्टम को रोककर अभी कुछ दिन लाइट वीडियोस को देखेंगे जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे जो आपके पहली यूनिट की पहली टॉपिक है। तो आज हम उसी वीडियो की सीरीज में पार्ट 8 को लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। अब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो उसकी शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो वो काफी रिच कंट्री है, कल्चरली भी और मतलब नेचुरली भी। तो कल्चरली रिच होने की वजह से क्या है कि यहाँ के जो एंशियंट स्क्रप्चर्स हैं और लिटरेचर हैं उनमें भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो डेली कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरह से हमें बताती हैं। जैसे कि हम रोज जो पीपल हो गया, तुलसी हो गया या ऐसे कोई पेड़ हो गए जिनको हमें हमारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं और उनके ऊपर काफी सारे जो बायोडायवर्सिटी है वो मेंटेन होती है, उन्हें हम वैसे भी पूजा करते हैं और उन्हें कभी काटते नहीं है और उनके पत्तों को भी खराब नहीं करते हैं या उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सब हमारे वैसे भी कल्चरल प्रैक्टिसेस में है। तो इसी तरह जो वैदिक पीरियड है उसमें जो स्क्रिप्चर्स हैं और लिटरेचर हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो लगभग 1500 बीसी के अराउंड शुरू हो चुका था। तो आगे देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनेज्ड फॉरेस्ट एंड केम विद द कॉलोनियल रूल ओनली। जो साइंटिफिक स्टडी है, जैसे कि हम वैदिक लिटरेचर में जो है उसमें हम जिस तरह से उसको पढ़ते हैं वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक स्टडी के अंदर नहीं आता है। उसे हम ग्रेजुअली ले लेते हैं, लेकिन इतना उसे ग्रेजुअली लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी एक तरह का साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इतिहास भी ब्रिटिशर्स या कोई फॉरेन ने लिखा है, या हम बहुत सारे जो हमारे जो इंडिया में जो बुक्स हैं या फिर जो भी लिटरेचर है वो जनरली क्या होता है कि किसी ना किसी फॉरेन ओरिजिन से आता है। तो इस वजह से वो जैसा कहते हैं हमें वैसा मानना पड़ता है। तो इस तरह से जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें ये लिखा है कि वो कॉलोनियल रूल से ही शुरू होती है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बीच का पीरियड था हमारे में, जैसे वैदिक पीरियड में तो इतना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था, लेकिन जो बीच का पीरियड था यानी कि जिसमें जो राजा महाराजा और जो किंगडम्स थे उसमें क्या होता था कि एक शिकार वगैरह चलता था और फिर शिकार के लिए और फिर राजाओं को जो लेविश लाइफ थी उसको जीने के लिए वो लोग पेड़ वगैरह कटवा देते थे। जैसे कि आप सुनते होंगे कि खेजड़ी वृक्ष को कटवाया था रंजीत सिंह ने। अमृता देवी बिश्नोई का जो आंदोलन था उस वो इसी के ऊपर था कि वो राजा अपने मतलब किसी बिना बेस के कई बार पेड़ों को कटवा देते थे। तो इस तरह से जो हमारा बीच का पीरियड था वो उतना अच्छा नहीं था। तो जो साइंटिफिक स्टडी को हम मानते हैं वो हम कॉलोनियल रूल से ही मानते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉलोनियल रूल जब हमारा चालू हुआ, ब्रिटिशर्स आए, बेसिकली क्या हुआ कि वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे फॉरेस्ट को मैनेज करें या बचाएं। वो बेसिकली अपना फायदा चाहते थे, यानी कि जो वो अकेले हों वो ही उस चीज का उस रिसोर्स का यूज करें और उससे पैसे कमाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से इसी कारण से उन्होंने कुछ मैनेजमेंट चालू कर दिया कि ग्रेजिंग बंद करा दी या फिर पेड़ों को कटवाना रुकवा दिया। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन फायदा हुआ। तो इसी तरह से कॉलोनियल रूल हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक काफी बेहतर साबित हुआ। लेकिन इसके पीछे पर्पस बिल्कुल भी नहीं था कि वो भारत में या इंडिया में किसी भी फॉरेस्ट को बचाएं या फिर वो करें। वो सिर्फ उससे पैसे कमाना चाहते थे और उसके अकेले हिस्सेदार बनना चाहते थे, किसी और को हिस्सा नहीं देना चाहते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हमें ट्राइबल कम्युनिटीज को जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो देने चाहिए या देने पड़ते हैं या दिए जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इस तरह की किसी चीज को नहीं मानते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अकेले हकदार बनकर उससे पैसा लूट कर जाना चाहते थे। तो इस तरह से हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो है कहानी शुरू होती है। इसके बाद जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे कि आरण्यक है, उपनिषद है, स्मृतिज हैं, उनमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जिसमें मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं हिमालय जो है
The Himalayas since Vedic times also have been home for an array of medicinal plants and other resources. जैसे कि हम जानते हैं आज भी हमें जो बेस्ट मेडिसिन हैं या जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो हमें हिमालयन रीजन में मिलती है। तो हिमालयन रीजन जो है वो हमेशा से जो था मेडिसिनल प्लांट्स और रिसोर्सेज का घर था। लेकिन और जो अरण्यक्स हैं या जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट वर्क्स, बेसिकली क्या हुआ कि वैदिक लिटरेचर को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है वेद के बारे में, दूसरा होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर आरण्यक हैं, फिर उपनिषद हैं और फिर स्मृति जहाँ है। तो इस तरह से वैदिक लिटरेचर को डिवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आरण्यक हैं जिसमें जंगल जाकर लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उसको फॉरेस्ट वर्क्स, अरण्य मतलब ये संस्कृत वर्ड है, फॉरेस्ट है और मीन्स, और अरण्य का मतलब क्या हुआ कि इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहकर उन्होंने जिस तरह से ज्ञान लिया उसमें अरण्य, और जो ज्ञान उन्हें मिला उसे उन्होंने कुछ बुक्स में लिखा, उसे हम अरण्यक कहते हैं। और फिर जैसे उपनिषद है जिसमें बृहदारण्य उपनिषद है जिसमें जिसे बृहद आरण्य, आपने देखा बृहद मतलब क्या हो गया बड़ा और आरण्य मतलब क्या हो गया फॉरेस्ट, तो ग्रेट फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से अपने फॉरेस्ट्री के ट्रेडिशन को मानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट्री से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आइए फिर आगे देखते हैं। अब जैसे कि वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि कुछ पुराण्स लिखे गए जिसमें एक विष्णु पुराण है, उसमें 13 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बताया गया। अब 13 टाइप के फॉरेस्ट क्या थे? एक था अंगीरा वन, जिसे बंगाल और आसाम का रीजन है उसे अंगीरा वन कहते थे। प्राच्य वन जो बिहार और यूपी और नेपाल का था, ये प्राच्य वन कहते थे। आपको क्या करना है कि इन सबके नाम और इनका एरिया आपको मैच द फॉलोइंग जैसे याद रखना है, क्योंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जनरली ये पूछा जा सकता है कि जो अपरांतक वन थे ये कहाँ किस रीजन में थे। ये थोड़ा मैं एक लेवल ऊपर की बात बता रही हूँ, लोग इसे याद रखने की सजेस्ट नहीं करते, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत भी इसे याद रख लेंगे या एक इंडिया के मैप को बनाकर उसे आप प्लेस कर लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर स्ट्रेटेजी होगी आपके पेपर को निकालने की। और वहीं और आप इसमें काफी इंटरेस्ट भी देख पाएंगे कि इस वाले एरिया को दंडकारण्य कहते थे, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और इन नामों से आप परिचित हो जाओगे। तो अंगीरा वन बंगाल और आसाम में थे, प्राच्य वन बिहार और यूपी और नेपाल में थे, नैमिषारण्य जो था वो सेंट्रल यूपी में था, पंचनंदा वन जो था, पंचनंदा से आपको समझ आ रहा होगा पंजाब और जम्मू कश्मीर का एरिया बोल रहे हैं। अपरांतक वन जो थे वो महाराष्ट्र में थे, दंडकारण्य जैसे मैंने बताया यहाँ था दंडकारण्य, कलिंग वन वो उड़ीसा वाले एरिया में था। ये आप नाम से ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये एक आपको ओवरव्यू मिल जा रहा है। फिर कलेश वन जैसे कि जो किंगडम वहां पे कारुष किंगडम हम पढ़ते हैं नर्मदा एरिया वाले में, तो कलेश वन थे। फिर वामन वन थे ग्वालियर में, उसके बाद दसारनक वन थे भोपाल के पास, भोपाल सागर दमोह। कारुष वन जैसे कि मैंने अभी बताया वो बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला एरिया था। फिर दे आल्सो डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू कुंजर वन, कुंजर मीन्स होता है एलिफेंट, और कंटक वन जो कंटक मीन्स कांटे, कांटे मीन्स थॉर्नी स्क्रब को कहते हैं। तो इस तरह से कुछ विष्णु पुराण में 13 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं जैसे कि हमने पहले वैदिक पीरियड को खत्म किया तो अब हम मौर्य पीरियड को देखते हैं। तो मौर्य पीरियड जो है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका द सब कॉन्टिनेंट वाज यूनाइटेड अंडर अ सिंगल रूलर। जैसे कि आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद बिंदुसार था, लेकिन इनके टाइम पे जो मौर्य किंगडम था वो एक यूनाइट इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा अशोक के टाइम पे था। तो अशोक के टाइम पे एक ही रूलर था जो पूरे किंगडम पे एक साथ राज करता था, जिसमें उन्होंने कलिंग को भी जोड़ लिया था कुछ बाद में आक्रमण करके। तो इस तरह से जो भारत का मैक्सिमम एरिया, और आप अफगानिस्तान तक चले जाइए तो गुप्त जो ये मौर्य किंगडम था वो था। और चंद्रगुप्त मौर्य था सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पीरियड को भी हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतकर पूरा एक अच्छा किंगडम बनाया था, पूरे भारत की बाउंड्री को अच्छी तरह से कवर किया था, और इस तरह से ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को
एस्टेब्लिश किया था उन्होंने। द फॉरेस्ट वर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, तो उन्होंने क्या कहा कि जो फॉरेस्ट थे वो प्रॉपर्टी थे स्टेट के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इन 300 BC realized importance of forest and appointed कुप्य दशक। सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है इस क्वेश्चन, इस पूरे स्लाइड को पढ़ने के लिए, कि जो कुप्य दशक नाम का एक अधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अपने किंगडम में अपॉइंट किया था, किस लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए, ताकि वो स्टेट के फॉरेस्ट को लुक आफ्टर कर सके या उनकी देखभाल कर सके। अब वो अकेला ही तो पूरे पूरे एरिया में कर नहीं पाएगा, तो उसने कुछ वनपाल्स को रखा था। ये दूसरा पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन का मटेरियल बनेगा। एक है गुप्त दशक, दूसरा है वनपाल, और ये सब किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, टू असिस्ट गुप्त दशक एज फॉरेस्ट गार्ड। फिर अशोका के टाइम पे क्या हुआ कि आप जानते ही होंगे कि उन्होंने जो शिलालेख बनवाए थे, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखवाया था कि जो वाइल्ड लाइफ है उनके किंगडम की, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा। किसी भी हिंसा या हत्या को, पशु हत्या को बंद किया जाएगा, इस तरह से उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया था। तो इस तरह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ कदम उठाए थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनके दरबार में एक फिलोसोफर थे बहुत ही फेमस, कौटिल्य। उनके बारे में हम देखते हैं कि कौटिल्य जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र को, जिसमें उन्होंने 4 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में बताया था। तो अब ये 4 टाइप के फॉरेस्ट क्या है, पार्ट 1 जो है, फॉरेस्ट रिजर्व फॉर किंग्स हंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में, मतलब जो हमारे वैदिक पीरियड है, उसके बाद कुछ ऐसा समय आया था जिसमें राजा महाराजाओं का काल आया था। अब इन राजा महाराजाओं के काल में क्या हुआ था कि इन्हें एक नया शौक लग गया था हंटिंग का। तो वे क्या करते थे कि वे फॉरेस्ट में जाकर हंट किया करते थे, यानी कि शिकार किया करते थे। तो जो फॉरेस्ट था उसे 4 भागों में बांटा गया। एक किंग की हंटिंग के लिए, दूसरा फॉर स्टेट के लिए रिजर्व रखा गया, तीसरा डोनेशन पर्पस, जैसे उस समय ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण्स हैं या कोई पुजारी लोग हैं, या फिर जो भी रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्या, बहुत सारे डोनेशन किए जाते थे। वैसे ही मुगल में हम देखेंगे कि मुगल काल में भी ऐसा क्या होता था कि जागीर के नाम पे ऐसा डोनेट कर दिया जाता था। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट जो था वो रिजर्व किया गया था डोनेशन पर्पसेस के लिए। फिर एक पार्ट जो था वो पब्लिक यूज के लिए, मतलब 4 पार्ट में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया। एक पार्ट रहा फॉरेस्ट रिजर्व फॉर किंग्स हंटिंग, दूसरा पार्ट था फॉरेस्ट रिजर्व फॉर स्टेट, तीसरा पार्ट था फॉरेस्ट फॉर डोनेशन पर्पसेस, और चौथा पार्ट था फॉरेस्ट फॉर पब्लिक यूज। इसी तरह से, जैसे कि हमने देखा कि कॉलोनियल पीरियड से ही हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बेसिक या स्टार्टिंग मानते हैं। तो जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें किस तरह से हमारे फॉरेस्ट के या फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातें हुई, उसे हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ट्रीज वर फेल्ड विदाउट एनी थॉट। यानी कि क्या होता था कि इनके दौरान, जब शुरुआत हुई थी ब्रिटिश रूल की, तो वो बिना सोचे समझे किसी भी ट्री को फेल कर दिया, मतलब काट देते थे। फिर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज सच एज साल, टीक एंड सैंडलवुड वर कट फॉर एक्सपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 1600 के टाइम पे ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे, उस समय आप जानते होंगे कि वो एक ऐसा युग था जिसमें जो था कि लोग वॉयजेस, यानी कि लंबी समुद्री यात्राएं किया करते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर कर सकें, और जहां पर भी खाली हो वहां पर जाके अपना जो कॉलोनी है उसको बना सकें। जैसे कि ब्राजील के साथ ऐसा हुआ, कनाडा के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ हुआ, फिर म्यांमार के साथ ऐसा हुआ। तो हर जो एरिया था उसे, ये जो फॉरेनर्स थे, जैसे जिसमें ब्रिटिश, स्पेन, पोर्टुगल, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, शिप, बड़े बड़े शिप्स बनवाए, फिर उससे बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की, और फिर अपनी कॉलोनियां बनाई पूरे विश्व में। एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का झंडा हमेशा ही कहीं ना कहीं लहरा रहा होता था। कहीं कहीं पे भी उसके नाम पे एक शब्द चलता था कि कहीं पे भी ब्रिटेन के झंडे को सूर्यास्त नहीं देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि हर वक्त किसी ना किसी देश में उसका झंडा लहरा रहा था, मतलब उसकी ऑलमोस्ट हर जगह कॉलोनियां थी। आप कॉमनवेल्थ में ही देखते होंगे कि कितने सारे उसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये सब क्या है, ब्रिटिश की कॉलोनीज हैं। तो इस तरह से
वो लोग क्या करते थे, जो साल है या टीक यानी कि सागौन है और चंदन है, इसको बहुत ज्यादा कट करते थे और इसे एक्सपोर्ट करते थे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते थे। फिर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन फॉरेस्ट्री वॉज अ प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश ग्रेजुअली अप्रोप्रिएटेड फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर रेवेन्यू जनरेशन। अब उन्होंने क्या शुरू किया, जब उन्होंने हमारे को कॉलोनी बना लिया तो उन्होंने फॉरेस्ट को एज अ रेवेन्यू जनरेशन का रास्ता बना लिया, यानी कि वो उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, राजस्व लेते थे। फिर ट्रीज कुड नॉट बी फेल्ड विदाउट प्रियर परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द अथॉरिटी। अब इन लोगों ने इस तरह से अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश कर ली थी कि कोई भी ट्री जो था वो इनकी परमिशन के बिना या नॉलेज के बिना नहीं काटा जा सकता था। तो इस तरह से इन्होंने हमारे यहाँ की जो फॉरेस्ट्री है उसे कंट्रोल कर लिया था। आइए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ कि कॉलोनियल पीरियड में अब आगे क्या हुआ। दिस स्टेप वाज टेकन टू एंश्योर दैट दे वर द सोल यूजर्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने पेड़ काटना बंद ही इसलिए कराए थे ताकि वो क्या कर सके, किसी और को पेड़ काट कर उसे बेचने या उससे मुनाफा कमाने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। वो सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे उनके सारे ट्रीज को खुद ही काटकर बेचकर और उसको एक्सपोर्ट करके पैसे कमाना चाहते थे। तो ये उनका मेन पर्पस था। वो फॉरेस्ट में ट्रीज को अगर बैन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं था उनके टर्म्स में कि वो भारत की भलाई चाहते हैं या फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे और उसमें से ज्यादा पैसा जनरेट करना चाहते थे। फिर 1800 में क्या हुआ, इन 1800 a commissioner was appointed to look into the availability of teak in the Malabar forest। जो टीक है उसे मालाबार फॉरेस्ट को देखने के लिए, यानी कि सागौन के जो पेड़ हैं उसे मालाबार के फॉरेस्ट में देखने के लिए 1800 में एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। फिर क्या हुआ, 1806 में द मद्रास गवर्नमेंट अपॉइंटेड कैप्टन वॉटसन। ये आपको नाम याद रखना है कि कैप्टन वॉटसन को 1806 में कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। कहाँ का, मद्रास गवर्नमेंट ने कमिश्नर ऑफ फॉरेस्ट बनाया ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ टीक, टीक के प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड अदर टिम्बर सुटेबल फॉर बिल्डिंग ऑफ शिप्स। मैंने आपको अभी बताया कि बड़ी समुद्री यात्राओं करने के लिए अच्छी क्वालिटी के शिप्स की रिक्वायरमेंट थी और अच्छी क्वालिटी के जो शिप्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के टिम्बर से बनेंगे और अच्छी क्वालिटी का टिम्बर वो तभी आएगा जब अच्छे क्वालिटी के पेड़ों को अच्छी तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से एक कमिश्नर अपॉइंट करते हैं वो, ताकि वो अच्छे शिप्स बना सकें, अच्छा टिम्बर प्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए उन्होंने मद्रास गवर्नमेंट ने कैप्टन वॉटसन को कमिश्नर बनाया। फिर 1855 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने रेगुलेशंस बनाए फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द एंटायर कंट्री। उन्होंने पूरे भारत में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए क्या बनाया, रेगुलेशंस बनाए, यानी कि कुछ विनियम बनाए ताकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। टीक प्लांटेशन वर रेज्ड इन द मालाबार हिल्स। जो टीक है, जो सागौन है, उसे उन्होंने मालाबार हिल्स में प्लांट किया और उसे बढ़ाने की कोशिश की, उसका प्लांटेशन। एंड अकासिया एंड यूकेलिप्टस इन द नीलगिरी हिल्स। जैसे कि आप जानते हैं नीलगिरी में यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो वो ब्रिटिशर्स ने, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे वहां पे ये इंट्रोड्यूस किए गए और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्शन किया गया। वैसे ही अब बॉम्बे में क्या हो रहा था, तो द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गिब्सन। अब इसे भी याद करिए कि एक बार कंजर्वेटर जो था वो वॉटसन बना, अब दूसरा अगला कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन आया, गिब्सन। ट्राइड टू इंट्रोड्यूस रूल्स प्रोहिबिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन ऑफ टीक फॉरेस्ट। उन्होंने क्या किया, ऐसे रूल्स बनाए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रोहिबिट करें। ये एक अच्छा काम है कि उन्होंने झूम कृषि जिसे हम कहते हैं, जिसमें पेड़ों को जलाकर जो जमीन है उसे खेती के लिए यूज किया जाता है, तो उन्होंने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको प्रोहिबिट किया और वहां पर सागौन के पेड़ यानी कि टीक फॉरेस्ट को प्लांट करने के लिए ऐसी योजना बनाई। फिर 1865 से 1894 के दौरान क्या हुआ, फॉरेस्ट रिजर्व्स वर एस्टैब्लिश्ड टू सिक्योर मटेरियल फॉर इंपीरियल नीड्स। इंपीरियल मतलब जो रॉयल
रॉयल जो लोग थे ब्रिटिश के, जो रॉयल फैमिली थी, या फिर आप कह सकते हैं उनका जो पूरा साम्राज्य था ब्रिटिश का, या तो उनके उनके लिए वो लोग क्या करना चाहते थे, फॉरेस्ट को रिजर्व रखना चाहते थे, ताकि वो उनके मतलब उसके जो पैसा है उसे बेचकर या उससे जो भी मुनाफा आता है वो अ, उनके साम्राज्य में जमा करा सकें। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ? From the 18th century, the scientific forest management systems were employed to regenerate and harvest the forest to make it sustainable. अब 18th सेंचुरी से क्या हुआ? साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बातें शुरू हो गई, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आने लगे, उन्हें एम्प्लॉय किया जाने लगा, मतलब यूज किया जाने लगा, इसलिए ताकि रीजनरेट किया जाए और हार्वेस्ट द फॉरेस्ट टू मेक इट सस्टेनेबल, यानी कि अब उन्होंने जिस हिसाब से अंधाधुंध कटाई करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद एक समय के बाद उन्हें समझ आ गया था, जैसे 1600 से 1800 आ गया, तो 200 साल में उन्हें ये समझ आ गया कि वो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, लेकिन नया जो रीजनरेशन है वो उतना अमाउंट में नहीं हो रहा है जिस हिसाब से वो कटाई करके बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अब उनने ऐसे कुछ मैनेजमेंट अपनाए ताकि वो क्या कर सके, जो ये उनका जो मुनाफा है वो सस्टेन रहे, यानी कि सतत बना रहे। तो इसके लिए उन्होंने उन्हें जरूरत थी रीजनरेशन करने की। रीजनरेशन मतलब क्या होता है? नए पेड़ों को लगाना। और इस तरह और उन्होंने हार्वेस्ट करने की जो प्रोसेस है अपनी उसको भी बदला, ताकि वो फॉरेस्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। फिर between 1926 and 1947, afforestation was carried out on a large scale in the Punjab and Uttar Pradesh. तो बिटवीन जो 1926 और 1927 एफॉरेस्टेशन, यानी कि फिर से पेड़ लगाए गए, फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश की गई in on a large scale पर इन द पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एरिया, वहां पंजाब और उत्तर प्रदेश एरिया में इन 1930s पीपल बिगेन शोइंग इंटरेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो 1930 से क्या हुआ कि लोगों ने वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में सोचना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में होना शुरू हुआ। अब जो है उसके 1930 तक का हमने देख लिया। अब हम वर्ल्ड वॉर वन में चलते हैं। वर्ल्ड वॉर वन जो है 1915 से 1917 तक देखा गया, जिसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर वन है उसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सीवियरली डिप्लीट किया गया, मतलब बहुत ही बुरी तरह से खराब किया गया। अब जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो बेसिकली सब जगह शहरों में तो नहीं होगा, कुछ जब बॉर्डर्स क्रॉस होंगी, जैसे कि ये लोग बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स क्रॉस क्रॉस होंगी तो वो कोई ना कोई जंगल का एरिया होगा, तो ये जो फॉरेस्ट है के वहां के, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता था, इसलिए ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में टिम्बर का इस्तेमाल कर सके। अब जो टिम्बर है वो उससे शिप बनाएंगे, उससे उसको जलाकर अपना खाना बनाएंगे, उसके बाद उसी उसी को काट कर वो टेंट भी बनाएंगे, और कुछ हद तक उसका इस्तेमाल अदर पर्पसेस के लिए भी करेंगे। तो ये सारी टिम्बर की रिक्वायरमेंट उन्होंने कहाँ से पूरी की? फॉरेस्ट से पूरी की। तो इस तरह से जो वर्ल्ड वॉर वन था वो एक तरह से फॉरेस्ट के लिए नुकसानदेह था, और बाकी लोगों के लिए तो नुकसानदेह था ही। तो इस तरह से टिम्बर वर रिमूव टू बिल्ड शिप्स, रेलवे स्लीपर्स एंड टू पे ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट्स, यानी कि ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई कि वो टिम्बर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वैसे ही बिटवीन द टू वॉर्स ग्रेट एडवांसमेंट्स इन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर मेड, with many areas undergoing regeneration and sustained harvest plans being drawn up। क्या हुआ कि पहला वर्ल्ड वॉर 1915 से 1918 या 17 के बीच में चला, फिर दूसरा 39 से 45 के बीच में चला। तो इस दौरान क्या हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट काफी बढ़ गया, विथ मेनी एरियाज अंडरगोइंग रीजनरेशन एंड सस्टेन्ड हार्वेस्ट प्लान्स। तो ऐसे एरिया और क्या हुआ कि बहुत सारे एरियाज में रीजनरेशन और जो सस्टेन यानी कि सतत हार्वेस्टिंग के प्लान्स थे वो बनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि इन दो वर्ल्ड वॉर के बीच में फॉरेस्ट के बारे में काफी चीजें हुई, लेकिन क्या हुआ, इसका एम्फेसिस जो था ये अच्छा नहीं था, मतलब उनका जो
काम तो अच्छा था लेकिन उनका जो नीयत थी वो खराब थी, यानी कि वो क्या चाहते थे कि वो प्रोटेक्शन और रीजनरेशन नहीं चाहते थे फॉरेस्ट का, लेकिन वो क्या चाहते थे कि उससे ज्यादा उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर सके और उसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकें। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो भी पर्पस होता था वो यही होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर सके। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में इससे भी घातक तरीके से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, और जो उनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ लड़ाई या झगड़ा होता है, सबसे ज्यादा जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज को हानि होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर्स जो थे उन्होंने भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 अ ग्रेट अपहीवल इन फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑकर्ड। अब फॉरेस्ट्री के बारे में अब बहुत सारी बातें होने लगी, जैसे ही हम आजाद हुए हमने हर हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी द प्रिंसली स्टेट्स को फिर हमने मैनेज करना शुरू किया, वर मैनेज्ड वेरिएबली गिविंग मोर कंसेशंस टू लोकल पॉपुलेशन। प्रिंसली स्टेट्स को भी मैनेज किया। द ट्रांसफर ऑफ दीज स्टेट्स टू द गवर्नमेंट लेड टू डिफॉरेस्टेशन इन दीज एरियाज। अब क्या हुआ कि इनको ट्रांसफर किया गया यहाँ से वहां, तो इससे क्या हुआ कि जब नए लोग आए, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, तो जो दिल्ली वाला एरिया था वो पूरा फॉरेस्ट से ढका हुआ था, लेकिन इन लोगों जो आए हुए लोगों थे उन्हें बसाना था तो दिल्ली के आसपास के जो बहुत सारे फॉरेस्ट है वो काटे गए और इन्हें बसाया गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया। अब प्रिंसली स्टेट्स की जो जमीनें थी उन्हें भी भारत में शामिल करना शुरू किया। तो बेसिकली क्या हुआ, इससे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। तो इस तरह से हमने फॉरेस्ट का मैनेजमेंट शुरू किया इंडिपेंडेंस के बाद से। But some forest officials claim that Maharajas cut down a lot of their forests and sold them। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने बताया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कि जो महाराजास थे उन्होंने क्या किया, अपने फॉरेस्ट को बहुत अंधाधुंध कटाई की और ज्यादा से ज्यादा पैसा, अब जैसे उन्हें मालूम था कि उनकी जो जमीनें हैं वो सरकार की तरफ जाने वाली है, जो मोनार्की है वो डेमोक्रेसी में बदलने वाली है, तो इससे क्या होगा उन्हें नुकसान होने वाला था। सारी जमीनें तो सरकार की एक लोकतंत्र वाले स्टेट की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को काटा और उनको टिम्बर बेच के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने भी फॉरेस्ट को काफी डिग्रेड किया। फिर दिस मे हैव बीन द केस इन सम इंस्टेंसेस बट अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट हैज एग्जिस्टेड एंड हैज बीन लॉस्ट सिंस द गवर्नमेंट टुक ओवर दीज स्टेट्स। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 300 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को जो हमारी गवर्नमेंट थी उनने कैप्चर किया कि हम पूरा एक सा भारत बनाएंगे, इंटीग्रेटेड इंडिया को बनाएंगे। तो उससे क्या हुआ, उसके लिए उन्होंने उनकी जमीनों को कैप्चर किया। अब उनकी जमीनों को कैप्चर किया तो इससे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुआ, पॉपुलेशन का मूवमेंट हुआ, लोगों को यहाँ से वहां जाना पड़ा, फिर वहां पे बसना पड़ा। तो ये सारी चीजें बसाने के लिए, फिर उनके रिसोर्सेज की आपूर्ति के लिए सब जगह फॉरेस्ट का ही डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी कि नुकसान सिर्फ फॉरेस्ट का हुआ। फिर हमने न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लाई 1952 की। अब जो है, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे 1952 तक काफी सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज आ चुकी थी, ये हम आगे देखेंगे। तो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 में क्या किया गया, प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट को पहचाना गया और एम्ड एट मेंटेनिंग 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि जो 33% है उसको हमने डिक्लेयर किया कि हम इतना फॉरेस्ट एरिया तो मेंटेन करेंगे ही अपने देश में। ये किसमें हमने देखा, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। वैसे ही सर्टेन एक्टिविटीज वर बैंड एंड ग्रेजिंग रिस्ट्रिक्टेड। जैसे कि हमने देखा कि हमने जैसे ही फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई तो हमने कुछ एक्टिविटीज को बैन किया, जैसे पेड़ काटना,
फिर ग्रेजिंग को भी बंद करना पड़ा क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो सॉइल है उसका इरोजन हो जाता है। फिर the next 50 years saw the development and change in people's thinking regarding the forest। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो उन्हें उनकी ज़रूरतें फॉरेस्ट से ही पूरी होती हैं। जैसे उनको टिम्बर की रिक्वायरमेंट होती है लकड़ी जलाने के लिए, मतलब लकड़ी जलाते हैं खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से उन्हें पेड़ काटने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट ही है। उनके माइंड में थिंकिंग ही है कि ये जो लकड़ी है इसे काट कर हम या तो खाना बनाएंगे या तो इसे बेचकर हम कुछ पैसे कमाएंगे या फर्नीचर बनाएंगे। लेकिन जब हमारी थिंकिंग बदलेगी कि ये फॉरेस्ट सिर्फ फॉरेस्ट या ट्री सिर्फ ट्री नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, ये हमारी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ का जो है हैबिटेट है, यानी कि उनका घर है। साथ ही साथ ये हमारे पॉल्यूशन का कंट्रोलर है, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर करता है, ये उसका सिंक है। तो इस तरह से पीपल्स की जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे 50 साल लग गए उसे बदलने में, और आज भी हम पूरी तरह से नहीं बदल पाए, लेकिन कुछ चेंजेस तो आए हैं। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, यानी कि हमने संरचनात्मक एटीट्यूड अपनाया कि हाँ हम फॉरेस्ट लगाएंगे और उन्हें बचाएंगे। was brought to a number of 5 year plans, मतलब कितने सारे 5 year plans लग गए। उसके बाद हमने ऐसा एटीट्यूड अपनाया कि हाँ अब फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन until 1976, जो 1976 तक का जो समय था वो फॉरेस्ट रिसोर्स जो थे वो सोर्स ऑफ अर्निंग थे। क्या है कि 1976 तक जो इंडिया था वो काफी कम डेवलप्ड हुआ था। अब कम डेवलपमेंट होने की वजह से हमारे पास एक ही चीज थी, वो थी फॉरेस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम इतने अच्छे से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे। लेकिन और फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुई थी, उनसे गेन आ नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि 1976 तक क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे वो ही हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग थे। मतलब उसी से हमें पैसा आता था और स्टेट को भी पैसा आता था। देयरफॉर लिटिल वाज स्पेंट इन प्रोटेक्टिंग इट और लुकिंग आफ्टर इट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब जब कोई गरीब व्यक्ति होता है या किसी को गरीबी की मार झेलनी पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देता कि कैसे हम पर्यावरण को बचाएंगे या किस तरह से लोगों का कल्याण करेंगे। वो सिर्फ अपने 2 वक्त के खाने की तरफ ही देखता है और अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। तो इस तरह से जब हमारा देश भी गरीब था तो हमने थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया कि हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, उसे बचाएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस था कि हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसे हम कैसे खिलाएंगे, कैसे बचाएंगे। हमने जो देश बनाया है उसे हम कैसे आगे चलाएंगे। तो ये हमारा पहले बेसिक यही था कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड हमें बढ़ाना था, हमें अपने फूड ग्रेन्स पर आत्मनिर्भरता लानी थी, उस पे सेल्फ सफिशिएंट होना था, क्योंकि हम तब बहुत समय तक फूड ग्रेन्स को ही इंपोर्ट किया करते थे खाने पीने के लिए। तब तक हमने मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन इतना सक्सेस तब तक हुआ नहीं था सक्सेसफुल, ताकि हम अपने खाने को खुद ही उपजा सकें। तो इसलिए क्या हुआ कि जो हमारा देश था वो क्या करता था 1976 तक फॉरेस्ट को एज अ रिसोर्स ही ट्रीट करता था, और मेन उसका फोकस था कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को बना लें, हम मनी अर्न कर लें, ये हमारा बेसिक पर्पस था। लेकिन इन 1976 में क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इस पॉइंट को आपको ये बिल्कुल याद रखना है कंठस्थ की 1976 में फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या, समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट है, माने कि सेंटर में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस पर रूल्स बना सकते हैं। और यदि स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया है और यूनियन गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो रूल है वो मान्य होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि तब तक क्या था कि जो स्टेट थे वो आपस में काफी मतलब उतने इकोनॉमिकली स्टेब्लिश नहीं हुए थे, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे थे, उसकी लैंड को डाइवर्ट कर रहे थे। किस लिए? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा सके या ह्यूमन सेटलमेंट्स कर सके या एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर सके, ताकि जो स्टेट है उनकी इकोनॉमी बढ़ सके। लेकिन जब सेंटर ने ये देखा कि
ये तो सारे स्टेट में ही ऐसी होड़ लगी हुई है कि वो कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली अच्छा बनाए, तभी तो उनकी सरकारें फिर से आएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया कि अब कानून हम भी बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट लैंड का जो डाइवर्जन था वो रुक गया। फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन यदि रुक गया तो फॉरेस्ट की जो लैंड है वो बच गई। अब उसमें फॉरेस्ट मेंटेन करना आसान हो गया। इसलिए जो किया गवर्नमेंट ने, ये बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया था कि फॉरेस्ट को हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये 1976 का टाइम है। इस दौरान क्या हुआ था, इसके पहले एक 1972 में आप जानते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हो चुका था। तो उसमें हमने जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं उसे, हमने वहां पे साइन किया था। तो हमें वैसे भी अपने नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना था, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने इस तरह का कदम उठाया। तो डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल वर द थीम्स ऑफ द नेक्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स। इसके बाद के जो 2 5 ईयर प्लान्स थे उनकी थीम थी डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल, aiming at increasing wildlife reserves and at linking forest development with the tribal community। अब आप ये जानते होंगे कि यदि आपको फॉरेस्ट को डेवलप करना है या मैनेज करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई यदि रोल निभा सकता है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी निभा सकती है। क्यों निभा सकती है? क्योंकि हमने फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट्री या ये सब की बातें कब शुरू करी, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियल पीरियड से, या फिर हम कहें कि हम आजादी के टाइम पे आए, या नेशनल फर्स्ट जो भी फॉरेस्ट पॉलिसी थी उधर से 1950s के एरा से। तो इससे क्या, ये हमको कुछ 70 साल ही हुए हैं जिस जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके वापस से उसको कंजर्व करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कई हजारों साल से उसी फॉरेस्ट लैंड पे सस्टेनेबली रह रही है, यानी कि बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां पर रह रही है। वो जानते हैं कि फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से कंजर्व किया जाता है, और किस तरह से उसके साथ मतलब उसके साथ सामंजस्य बना के, कंपेटिबिलिटी बना के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के समय में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो लेकिन वो भी यदि गरीबी की मार झेलें या किसी तरह से परेशानी उन्हें उठानी पड़े, तो उन्हें, यानी कि उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को फिर उन्हें भी खराब करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल पेड़ से ज्यादा उनका बच्चा है, मतलब पेड़ जो है वो तो है ही, लेकिन उनको अपनी कम्युनिटी की लाइफ भी तो देखनी है। तो इस तरह से उनकी इकोनॉमी भी देखनी है। तो तो क्या हुआ कि तो हमने क्या किया, उनकी इकोनॉमी से फॉरेस्ट डेवलपमेंट को जोड़ दिया, यानी कि वो जितना फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे हम उतना उन्हें पैसों से पैसे देंगे। यानी कि हम उन्हें इस तरह के जॉब पर रखेंगे जिसमें वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक ही बात से दो काम हो गए, एक तो ट्राइबल कम्युनिटी का वेलफेयर भी हो गया और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट का इतिहास जो है वैदिक पीरियड से लेके आज तक चला है। इसमें हम आगे और देखेंगे कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, और बहुत सारे जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हम फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट जो है वो 2021 की आ चुकी है, 2022 में आई है, लेकिन है वो 2021 की, और ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, यानी कि 2 साल के लिए अब ये फिक्स हो गई है। तो अब आपका जो पेपर है उसके लिए ये फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो आपके अगले 2 साल तक काम आने वाली है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें जो भी फीडबैक देंगे उससे हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे। तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए कि हमारा जो आपका इनिशिएटिव है वो आपको कैसा लग रहा है और हमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। आप जब भी लाइक करते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने का। तो प्लीज आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जो है, फीडबैक जो है हमें कमेंट पे दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।